Hello students and welcome to this new lecture where we will see our question answers of chapter number 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 20 ऑन व्हाट इज इंडियन सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड। भाई सबसे पहले यहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे फर्स्ट पेज के ऊपर और उसके बाद आंसर्स दिखाई देंगे। तो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? भाई वो बेस्ड है कास्टिज्म पे। ठीक है, ऑन विच बेसिस इज द शेड्यूल कास्ट डिसाइडेड। शेड्यूल कास्ट किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? भाई अनटचेबिलिटी। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एरेडिकेटेड? आर्टिकल नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम? टेररिज्म, हमको पता ही है टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैच द फॉलोइंग करना है, आप देख लीजिए मैच द फॉलोइंग करना है। 1C 2D 3B 4A आंसर है 1C त्रिपुरा ATTF, 2D मणिपुर KNF, 3B नागालैंड NSCN और आसाम ULFA। ठीक है, ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए सेक्शन बी में आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म, उसका क्वेश्चन आंसर दिया है। रिबेलियन और टेररिज्म के बीच में आपको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन करने की। द लाइन बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म इज वेरी थिन, एक पतली लाइन है लेकिन है डिफरेंस। डिफरेंस है क्या रिबेलियन और टेररिज्म के बीच में? नंबर 1, रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। रिबेलियन is spread on the regional level against own government। रिबेलियन जो होता है वो रीजनल लेवल पे फैला होता है, ओन गवर्नमेंट अपनी खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके सामने। ठीक है, टेररिज्म इज आइदर अगेंस्ट वंस ओन कंट्री और एट अगेंस्ट अदर कंट्रीज। इट इज स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। तो टेररिज्म जो है वो खुद की कंट्री के सामने तो होता ही है, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सारी कंट्रीज के सामने भी हो, ऐसा हो सकता है। इट इज स्प्रेड ऑन द इंटरनेशनल लेवल, भाई इंटरनेशनल लेवल पे फैला हुआ है ये। रिबेलियन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, भाई लोकल पीपल की हेल्प लेके रिबेलियन होता है। टेररिज्म में और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट, फिर भी कोई फर्क पड़ता नहीं है सपोर्ट हो या ना हो। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन इज हिंडर्ड। तो वो स्टेट जहां पे ये रिबेलियन हो रहा है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट सफर होता है। और कंट्री जहां पे टेररिज्म होता है, ठीक है, वहां पे पूरी कंट्री का डेवलपमेंट अटक जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है टोटल। चलिए अब बात करते हैं राइट अ नोट ऑन नक्सलिज्म। So some Naxalists started insurgency in India for the first time in 1967। भाई इंडिया में नक्सलिस्ट ने इंसर्जेंसी शुरू किया था फर्स्ट टाइम 1967 में। Naxalists were inspired by Chinese revolution under the leadership of Mao Zedong। तो नक्सली जो है वो चाइनीज रिवॉल्यूशन के ऊपर इंस्पायर्ड हैं, चाइनीज रिवॉल्यूशन से वो सीखे हैं नक्सलिस्ट लोग जो हैं। और चाइनीज रिवॉल्यूशन के जो लीडरशिप है, वो लीडर जो है वो है माओ से टंग। This fierce ideology is called Naxalism because it originated in a village Naxalbari in West Bengal। तो ये जो आइडियोलॉजी है नक्सलिज्म की, वो वेस्ट बंगाल में एक नक्सलबारी करके विलेज है वहां से शुरू हुई है। With its beginning in West Bengal, it has spread now in Odisha, Jharkhand, बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था, अब स्प्रेड हो रहा है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ये सारी जगहों पे फैला हुआ है। दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर सकते हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक है, तो एक दो ग्रुप हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, जो इसके मेजर फोकस पे है। मतलब वही नक्सलिस्ट जो पूरा मूवमेंट होता है ये उनके अंदर हो सकता है। स्टेट द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। भाई सोशल इफेक्ट समझना टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ था, फिर भी एक बार एक देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। तो टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। नेशन का मतलब टूट जाता है नेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाता है नेशन पूरा टेररिज्म की वजह से। टेररिज्म क्रिएट्स फीलिंग ऑफ फियर एंड सस्पिशन अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक फियर, रॉबरी, वायलेंस एक्सेट्रा। इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इन ऑल एज ग्रुप्स। तो टेररिज्म जो है एक डर, एक घबराहट लेके आता है, ठीक है, एक शक की नजर देखने, हर लोगों को शक की नजर से हम देखते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि टेररिज्म जो है वो ऐसी एक्ट है, ठीक है, फियर, रॉबरी, वायलेंस, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर, और फिर ये सारी चीजें होने लगती है कंट्री के अंदर, तो एक बर्बादी हो जाएगी पूरी। हर एक एज ग्रुप के ऊपर उसकी इफेक्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड
डिमिनिश। तो देखो टेररिज्म की वजह से म्यूचुअल फेथ मतलब एक दूसरे पे जो भरोसा होता है, एक दूसरे पे जो श्रद्धा होती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और वो भाईचारा वाला जो फीलिंग होता है, ठीक है, वो फीलिंग खत्म हो जाता है। Many time it leads to communal conflicts and social arrangements and shed into fragments। तो कई बार ऐसा होता है कि communal conflicts और social arrangements हो जाते हैं और fragments में टूट जाते हैं पूरा country। Chaos and unrest is generated in the society के अंदर भगदड़ मच जाती है, अनरेस्ट हो जाती है, ठीक, कर्फ्यू लग जाता है कहीं पे जगह पे टेररिज्म की वजह से। तो ये सारी चीजें होती हैं। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शंस विद एंथुजियाज्म। जो लोग हैं वो सोशल फंक्शंस नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशंस कनेक्टिंग पीपल आर डिसरप्टेड। तो अब लोग सोशल फंक्शंस नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, तो इस वजह से क्या हो रहा है भाई, लोगों के बीच में जो इंटर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, वो हिल जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, डिसरप्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। Thus, due to terrorism, society faces a loss. So it is required to bring solution of this problem। तो ये जरूरी है भाई कि ये इसका सॉल्यूशन हम लाया जाए, क्योंकि सोसाइटी को है एक लॉस फेस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? चलिए सेक्शन सी देखते हैं। मतलब सेक्शन सी मतलब आपके लिए तो क्वेश्चन आंसर है, तो वही देख लेते हैं। स्टेट द स्टेप्स विच शुड बी टेकन टू इरेडिकेट कम्युनलिज्म। तो भाई स्टेप्स बताइए, तो हमको कम्युनलिज्म इरेडिकेट करना है अगर, तो कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे? तो फर्स्ट पॉइंट, कम्युनलिज्म इज अ फैक्टर हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। भाई कम्युनलिज्म एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन का जो पूरा प्रोग्रेस है वो डिस्टर्ब कर रहा है, हिंडर कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। कई सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए कम्युनलिज्म को इरेडिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए कम्युनल एलिमेंट्स के सामने, कम्युनलिज्म को इरेडिकेट करने के लिए। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर, करिकुलम के अंदर, सिलेबस के अंदर पॉजिटिव थिंग्स सारे रिलीजन्स के लिए लिखी जानी चाहिए। By arranging prayers of all religions, celebration of social functions, etc., develop respect for all religions in children। तो हम प्रेयर हर एक रिलीजन का स्कूल में बजाए या कहीं पे भी प्रेयर जो है वो सारे रिलीजन्स का होना चाहिए, और सोशल फंक्शन को सेलिब्रेशन हम करें, सारे सोशल फंक्शंस को सेलिब्रेट करें, सारे फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करें वहीं खुशी से, जो जैसे वो दूसरे जो रिलीजन वाले होते हैं वैसे सेलिब्रेट हम भी करें। तो एक रिस्पेक्ट जनरेट होगा बच्चों के अंदर रिलीजन के लिए, ठीक है। Political party based on communal idea should not be given recognition। Special ethics are there for elections, they must be implemented and followed। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो कम्युनल आइडिया के ऊपर अपना प्रचार कर रही है, ठीक है, तो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलना चाहिए, उनको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनको स्थापित ही नहीं किया जाना चाहिए। स्पेशल एथिक्स बनाने चाहिए, स्पेशल रूल्स बनाने चाहिए इलेक्शंस के लिए, और वो इंप्लीमेंट और फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आर द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच कॉमन पीपल। थ्रू देम मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड। सच टाइप ऑफ प्रोग्राम शुड बी टेलीकास्टेड विद प्रमोशन, विद प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनलिज्म। तो देखो भाई, रेडियो, टीवी और सिनेमा जो है वो सबसे बेस्ट ऑडियो विजुअल एड है, ऑडियो विजुअल चीज है पहुंचने की, लोग कॉमन पीपल तक पहुंचने की, ये एक जरिया है रेडियो, टीवी और सिनेमा। तो उसके थ्रू सिकुलरिज्म का हम मैसेज भेजे, टॉलरेंस का हम मैसेज भेजे, धीरज का, टॉलरेंस होता है ना धीरज, ठीक है। सिकुलरिज्म तो मतलब हर एक रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट होती है। तो सच टाइप ऑफ प्रोग्राम शुड बी टेलीकास्टेड। तो ऐसे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाने चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म प्रमोट करते हैं, ठीक है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क टुगेदर एंड कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। तो भाई हमारे नेशन के प्रोग्रेस के लिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको मिलके काम करना चाहिए कम्युनलिज्म के सामने। ये जो कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है उसको उसके सामने लड़ने के लिए, ठीक है। Youth must come forward to remove communalism at social and educational level। It should be tried that youth develop secular and scientific attitude। तो देखिए भाई यूथ जो है वो आगे आना चाहिए, हमको कम्युनलिज्म रिमूव करना है, हमको कम्युनलिज्म हटाना है, ऐसा करके सारे जो लोग हैं यूथ हैं उसको आगे आना चाहिए, और सोशल और एजुकेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, वहां पर ट्राई किया जाना चाहिए कि यूथ एक सिक्युलर और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करे। सिक्युलर मतलब हर रिलीजन के लिए एक इक्वल स्टैंड, इक्वल एटीट्यूड डेवलप करे, और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करे। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब लॉजिकल एटीट्यूड, ठीक है, सोच के प्रैक्टिकल एटीट्यूड डेवलप करे।
Understanding the fact that national interest, national pride are above religion, caste, state, or language, tie ties the people in one thread and nurtures nationalism and national integrity. तो हमको ये समझना है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे देश का, देश की बात करें, हम देश के गर्व की बात करें, हम किसी रिलीजन, किसी कास्ट या किसी स्टेट या किसी लैंग्वेज के ऊपर है हमारा देश, ठीक है, तो उसका, उसकी बात हम सोचे और वही सच हम समझे, ठीक है, और लोगों के, ये जो देश है वो लोगों को एक धागे में बांधता है, ठीक है, तो नेशनलिज्म जनरेट करें और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें। नेशनल इंटीग्रिटी मतलब नेशनल रिस्पेक्ट जो है उसको हम मेंटेन रखें, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, स्टेट और लैंग्वेज को हम ऊपरी स्तर ना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो in India Constitution, in Indian Constitution, many provisions have been made for the protection, welfare and progress of minorities, weaker section and backward classes. तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन जो है, बैकवर्ड क्लासेस जो है, उनके प्रोटेक्शन, वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए हमने बनाए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबको दे, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंटेन है। According to the Indian Constitution, there will be no discrimination on the basis of community, caste, religion, language, sex, etc. It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen. देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ये सारे स्तरों पे, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, ये कहाँ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी अंदर मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस देना है, कंपलसरी, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट है, हमारा हक है वो, ओके। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। तो ये राइट टू रिलीजन जो है वो हर लोगों को, हर एक सिटीजन को कोई भी रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम देता है। The main objective behind providing constitutional right to minorities is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. तो भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का, कॉन्स्टिट्यूशनल हक देने का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल चांस मिले, जस्टिस मिले और स्टेटस मिले कंट्री के अंदर, ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू माइनॉरिटीज बनाए गए हैं। तो यही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव। 5 ईयर प्लान्स में भी ये चीज मेंशन की है कि ये क्लास जो है, ये माइनॉरिटीज जो है, उनको ध्यान रखना है, उनका केयर इज टेकन फॉर दिस क्लास इन द 5 ईयर प्लान्स आल्सो। द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व द स्क्रिप्ट एंड कल्चर, रिलीजन एज पर कल्चरल एंड एजुकेशन। These special provisions have been given in constitution for its encouragement and protection. तो माइनॉरिटीज का हक है भाई, ठीक है, कि वो अपना जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब उनकी जो बुक्स हैं या उनका जो राइटिंग थिंग्स है, लिटरेचर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखे, उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखे, उनके रिलीजन को प्रिजर्व करके रखे। तो ये सारी चीजों के लिए स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं, ठीक है, तो उसके एनकरेजमेंट और उसके प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉइंट्स हैं वो वहां पे रखे गए हैं। A national minority commission has been set up for protecting the rights, interest and welfare and for progress of minorities. तो वही एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है हमारे कंट्री के अंदर, जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोग्रेस के लिए, उनको हक मिले, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और उनके वेलफेयर, उनके अच्छाई के लिए, ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के लिए एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है। The right to religion assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. तो भाई राइट टू रिलीजन उनको अश्योर करता है कि वो एक प्रोपोगेंडा बनाए, वो एक प्रमोशन बनाए कि अपना रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट, वो फैला सके, वो बढ़ा सके। और रिलीजियस कम्युनिटीज हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। तो जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको हक दिया गया है कि वो एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, वो एक या कोई बिल्डिंग या ऐसी कोई चीज एक्वायर कर सकते हैं और वहां पे अपने रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हैं। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैनॉट टीच रिलीजियस टीचिंग। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ग्रांट लेता है या गवर्नमेंट के पास से उनको पैसे मिलते हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है,
ठीक है, वो रिलीजियस टीचिंग नहीं कर सकता है, सब रिलीजन्स उनको इक्वल ही कंसिडर करने पड़ेंगे, कोई एक रिलीजन का वो पढ़ा नहीं सकते हैं। स्टेट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। चलिए टेररिज्म के इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। भाई देखो, टेररिज्म के कारण एक बिजनेस का डेवलपमेंट का जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक बिजनेस बढ़ाने का एक एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए और इंडस्ट्री बढ़ाने का जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो क्रिएट होता है। तो मतलब एक नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब बिजनेस को बढ़ाने का एक एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्री को बढ़ाने का एक एटमॉस्फेयर, वो क्रिएट नहीं हो रहा है टेररिज्म के कारण, और वहां पे बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। तो अब देखो, बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बिजनेस और इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं या बिजनेस और अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो लोग वहां से चले जा रहे हैं। Same terrorist organizations extort money from rich industrialists, employees and businessmen. तो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रिच और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनसे पैसे ऐंठते हैं, पैसे लेते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। टेररिस्ट्स आर एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मनी। टेररिस्ट जो है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड होते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, ब्लैक मनी है, ठीक है, और इसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कंट्री के अंदर। भाई टेररिस्ट लोग जो होते हैं वो रेलवेज, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, तबाह कर देते हैं, और करोड़ दो रुपीज उसको रीएस्टेब्लिश करने में लग जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो करोड़ दो रुपए स्पेंड कर रहा है सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, और एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, उनको भी एक ग्रेट लॉस सफर करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये तो सही बात है ना यार, कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री जो लोगों पे चलता है, अब टेररिज्म एक टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण क्या होगा, भाई लोग नहीं आएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो लोग नहीं आएंगे वहां पे घूमने के लिए। अगर कोई भी ऐसी कंट्री ले ले जहाँ पे टेररिज्म ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान, तो वहां पे कोई टूरिज्म जैसा इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकता है, और उनको बड़ा लॉस सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो टेररिज्म ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो टेररिज्म इज सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली हार्मफुल। टेररिज्म जो है वो सोशली तो हार्मफुल है ही, इकोनॉमिकली भी हार्मफुल है, ठीक है। तो दस इट इज नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाए, वो बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बस मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एक इंट्रोडक्शन हमको देना है भाई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए, उनके अच्छाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने यहाँ पे बनाए हैं। चलिए भाई बात करते हैं वही क्वेश्चंस की। फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर एज फॉलोज। डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए भाई ये प्रोविजंस बनाए। सबसे पहले जनरल प्रोविजंस, तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जनरल प्रोविजंस हमको दिए हैं, जहां पे 1 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, और फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29, और फिर स्पेशल प्रोविजंस हमको दिए हैं जिसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1, आर्टिकल जनरल प्रोविजंस। नंबर 1, आर्टिकल 15 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई भी रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बर्थ प्लेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। इन एडिशन कोई कंडीशन भी नहीं इंपोज करनी है, मतलब कोई कंडीशन भी नहीं लगानी है इन बेसिस पे। फॉर एंटरिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और फॉर यूजिंग वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेस, रोड्स, फॉर यूजिंग places dedicated for public use completely or partially under control of state government or central government। तो मतलब कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं करनी है हमको, भाई शॉप में एंटर नहीं करना है, ऐसा ऐसा वैसा नहीं करना है, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगहों पे, ठीक है, वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेस, रोड्स, ये सारी जगहें जो पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज के लिए रखी गई हैं, कंप्लीटली और पार्शियली जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ऐसे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जगहों पे
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस और रिलीजन के आधार पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 के बारे में बात करें तो देखो, कोई भी पर्सन, इफ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया holds his own language, script or cultural set up his own, he has the right to preserve them। तो देखो, कोई भी इंसान इंडिया में कोई भी पार्ट में रहता हो, ठीक है, अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर बचाना चाहता है और वो सेटअप करना चाहता है अपना खुद का जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उनको राइट है वो प्रिजर्व करने का, वो बनाने का उनको हक है। A person will not be refused admission on the basis of religion, caste, language to any institution run and maintained with the financial help of the government। तो एक पर्सन को एडमिशन नहीं मना करना है, ठीक है, उनको आने देना है। कोई भी बेसिस पे, रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, तो उन पे रोकना नहीं है उनको, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्प से जो भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ठीक है, वहां पे एक इंसान को रोकने में आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, a state would take care of the educational, social, and economic interest of the backward class of the state, especially scheduled caste and scheduled tribe will be protected against social injustice and exploitation। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 46 की हम बात करें तो एक स्टेट को एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास और स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ध्यान रखना है। तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वो सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्टेड हैं और रखना है उनको प्रोटेक्टेड। According to Article 16(4), if the state government feels that the backward classes are not represented proportionally in government jobs, the state government will have the right to provide reservation in jobs and appointments। तो देखो, आर्टिकल 16 पॉइंट नंबर 4 उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है उनको कि बैकवर्ड क्लास जो है उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन कर सकता है जॉब और अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो उनको जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनको वहां पे जॉब मिल पाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332, 334, some seats in legislative assembly and parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribes। तो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332, 334। तो वहां पे ऐसा एक पॉइंट रखा गया है वहां पे कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो वही है, ठीक है। तो मतलब ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपालिटी है, ये सारी चीजों में जब इलेक्शन होता है या ऐसी जगहों पे काम करने की बात आती है तो वहां पे कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कि भाई वो लोग वहां पे जॉब कर सके, गवर्नमेंट जॉब कर सके और अपना जो कल्चर है, अपना जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसको वो आगे बढ़ा सके, डेवलप कर सके अपने आप को। समझ में आ रहा है? इसीलिए उनको रिजर्वेशन दी जाती है। अंडर डिफरेंट 5-year प्रोग्राम, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for competitive exam have been started। तो देखो, कई सारे 5-year प्रोग्राम्स के अंदर हॉस्टल्स खुले गई हैं ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये माइनॉरिटीज, ऐसे लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोगों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है और काउंसलिंग दी जाती है, ट्रेनिंग क्लासेस बनाए गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो लोग दे सकें और वो आगे बढ़ सके, ठीक है। उसकी वजह से मतलब ये सारी चीजें की गई हैं उनके लिए। 5-year प्रोग्राम्स के अंदर ये मेंशन है कि हॉस्टल खोली, उन्होंने स्कीम्स बनाई है कि भाई वहां पे उनको बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, काउंसलिंग होगा, ट्रेनिंग क्लासेस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये सारी चीजें शुरू की गई हैं। रेसिडेंशियल स्कूल शुरू की गई हैं एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए, आश्रम शाला जिसको बोला जाता है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्रेस मतलब ऐसे जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशनल प्रोग्रेस नहीं मिल पाता है, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको एजुकेशनल प्रोग्रेस मिले, तो इसी वजह से रेसिडेंशियल स्कूल्स उन्होंने सेटअप करी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एज, फीस एंड क्वालिफिकेशंस हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ दिस ग्रुप्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करें तो ऐसे ग्रुप जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, उनको क्या होता है, एज और फीस भरनी पड़ती है, क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, एज
तो ये सारी चीजों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिलैक्स की गई हैं। जैसे हम अगर बात करें कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हैं, तो हमारी मान लीजिए कि 2 डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के अंदर। तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है, अगर 1 डिग्री है उनके पास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास, फिर भी उनको जॉब मिल जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, तो एक एक पॉइंट से सही भी है, एक पॉइंट से गलत भी है। इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है वो उनके डेवलपमेंट के लिए किया गया, तो एक इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को फेलिसिटेट करता है। फेलिसिटेट मतलब बढ़ावा देता है उनको। अ, हम बोलते हैं कि वो फेमस करता है, वो उनको आगे बताता है आपको एक एग्जाम्पल की तरह। जो ये पॉपुलेशन के वीकर सेक्शन जो है, उनके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, पोटेंशियलिटी में, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इनके लिए जो काम कर रहे हैं और अपलिफ्ट कर रहे हैं ऐसे पॉपुलेशन के सेक्शंस को जो बैकवर्ड हैं, ठीक है, उनको जो अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो अवार्ड देते हैं, फेलिसिटेट करते हैं। There is a separate division in the state and a separate officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interest of these people. तो एक सेपरेट डिवीजन बनाया गया है, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल लेवल के ऊपर, जहां पे वेलफेयर और प्रोटेक्शन, जो ऐसे लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक अलग डिवीजन बनाया गया है, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल लेवल पे। नेशनल कमीशन इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दिस पीपल। तो हमने बात करी थी, नेशनल कमीशन हमने सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ने बनाया है ऐसे लोगों के लिए। अलॉन्ग विद इट कई सारे और स्कीम्स और सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो भाई ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है और स्कीम्स बना रही है उनके सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 20 के खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर देखेंगे और बात करेंगे आगे। आपको ये क्वेश्चन आंसर जो आज हमने किए हैं वो आपको फेयरबुक के अंदर लिख देना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो सारे आपको लिख देने हैं फेयरबुक के अंदर। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।